हेलो एंड वेलकम टू एसएससी अकेडमी। मैं रजनीश शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो अवेलेबल कर रहा हूँ। आज का डिस्कशन मैं फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए नॉर्थ अमेरिका के ऊपर एक डिस्कशन को लेकर के जा रहा हूँ। आज का वीडियो डेफिनेटली ये शॉर्ट होने वाला है, थोड़ा कम होने वाला है क्योंकि लंबा वीडियो काफी ज्यादा हो रहा है। तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक कम समय में जितना मैक्सिमम हम आपको डिलीवर करने का प्रयास कर सके हम करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन, प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अगला महादेश जो हमारा है वो है नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका के बारे में चर्चा करें। तो आइए जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो सबसे पहले कुछ ओरली समझिए। तो सर्वप्रथम अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा? तो याद रखिए अमेरिका में सबसे पहली बार एक व्यक्ति पहुंचा था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुकी, ठीक है। देखिए हम उनका नाम लिखते हैं ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला बात है अमेरिका का नाम पड़ा है अमेरिका किनके नाम पर? एक व्यक्ति हैं अमेरिगो वेस्पुकी और उन्हीं के नाम पर पड़ा है पूरा अमेरिका महादेश का नाम, जिसमें उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। तो देखिए नाम क्या है, तो नाम इनका था अमेरिका, ठीक है। इनका नाम है, हम लिख दे रहे इस तरीके से, अमेरिगो वेस्पुकी, ठीक है। तो ये इनका नाम है, क्या नाम है? अमेरिगो वेस्पुकी, अमेरिगो वेस्पुकी नाम है इनका। और ये चूंकि अमेरिका में पहली बार पहुंचे थे, इन्हीं के नाम पर पड़ा था अमेरिका, ठीक है। तो ये हो गया वो व्यक्ति जिनके नाम पर पड़ गया अमेरिका, ठीक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से में चलें तो हर सभ्यताएं बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उसका विश्व के पटल पर सागर से माध्यम से कब खोज किया गया, एक चर्चा होना है। तो देखिए पहली बार 1492 1492 ईस्वी का समय, आप समझ रहे हैं 15वीं शताब्दी का समय है। और 15वीं शताब्दी जो समय है वो यूरोप में औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात इन नए कॉलोनियों को जो है ढूंढना प्रारंभ कर रहे हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। और इसी के दरमियान क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492 1492 ईस्वी में निकला था हिंदुस्तान को खोजने के लिए। वो हिंदुस्तान जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, उसे ढूंढने के लिए निकला एक स्पेन का नाविक, एक स्पेन का व्यक्ति जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। और वो निकल पड़ता है वहां से। निकलने के पश्चात सागर के आपका जो है धाराओं के साथ किनारे किनारे बहता बहता फाइनली यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर जा पहुंचता है। यानी ढूंढने क्या निकला था? हमारे प्यारे से भारत को ढूंढने निकला था, लेकिन ढूंढ क्या लिया? अमेरिका। तो 1492 ईस्वी में अमेरिका को ढूंढने वाला बंदा क्रिस्टोफर कोलंबस। कब ढूंढा गया? 1492 ईस्वी में। कौन ढूंढा? स्पेन का एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका को खोज किया गया, या अमेरिका का खोज किया गया समुद्री मार्ग से। ये हो गया भाई। अब और क्या डाटा? ये डाटा हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कि भाई इस प्रकार से जो है जाना गया। और इसी के वजह से इसे न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया के नाम से, यानी इसे संज्ञा दिया गया न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया के नाम से भी इसको संज्ञा दिया गया है। ये हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उत्तरी अमेरिका का। अब इसके पश्चात थोड़ा आगे चलें तो हम देखें अक्षांशीय दृष्टिकोण से इसे बांटने का प्रयास करेंगे उत्तरी अमेरिका को। तो याद रखिएगा उत्तर अमेरिका 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ठीक है, कहां से कहां तक? अगर देखिएगा शॉर्ट में इस तरीके से हम ना बनाए तो आप देखिए बड़े आसानी से हम कह सकते हैं 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। कहां से कहां तक फैला हुआ जी? 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। अब सवाल करेगा उत्तरी अमेरिका कौन से महादेश में बसा हुआ है? आप आंसर कर पाएंगे डेफिनेटली कि भाई उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है। उत्तरी अमेरिका किस गोलार्ध में बसा हुआ है? तो उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है, चूंकि 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में बसा हुआ है ये आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। सुनो अब क्या जान सकते हैं यहाँ से? तो देखिए कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं। सवाल क्या करता है?
ए निम्न में से इस महादेश से निम्न में से कौन सी रेखाएं नहीं गुजरती है? तो देखो यार 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजर रहा है, तो क्या इक्वेटर गुजरेगा? डेफिनेटली नहीं गुजरेगा, वो तो नीचे चला जाएगा। तो 7 डिग्री के आप ऊपर आओगे, अक्षांश में 7 डिग्री के ऊपर आओगे तो आपको एक प्रमुख रेखा मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा रेखा? 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है, यानी इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा यहां से गुजरने यानी उत्तरी अमेरिका को टच करने वाला जो देश होगा वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23rd हाफ। क्लियर? तो ये हो गया भाई नॉर्थ। तो अब यहां से एक और सवाल, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देशों को टच करता है? मैक्सिको और बहामास को छूता है। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। तो भाई ये हो गया। अब कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर चलिए, तो कर्क रेखा के ऊपर अगला प्रमुख अक्षांश हमें कौन सा मिलेगा? तो अगला प्रमुख अक्षांश जो हमें मिलेगा वो है 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा, और ये क्या कहलाता है? आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल यानी 66.5 जो है, 66.5 डिग्री उत्तर जो है, ये आपका इसमें गुजरेगा। तो उत्तरी अमेरिका से कुछ प्रमुख काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं, और इन रेखाओं में कौन सी रेखाएं हैं? द फर्स्ट वन रेखा दैट बिलोंग्स टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सेकंड वन बिलोंग्स टू आपका इसको कहते हैं हम लोग, सॉरी, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल, यानी आर्कटिक वृत्त के रूप में इसे हम जानते हैं, जिसको कौन सा रेखा है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ डिग्री बिलोंग्स टू नॉर्थ अमेरिका, 23.5 नॉर्थ डिग्री यानी आपका जो है ए बिलोंग करता है कहां से भाई? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से दो प्रमुख काल्पनिक रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। कर्क रेखा से कितना देश गुजरता है? 2 देश। एक मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ देश है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैक्सिको, और दूसरा जो देश है वो है बहामास। दूसरा प्रमुख रेखा जिसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त से गुजरने वाला जो देश है वो देखिए, गुजरने वाला जो देश है वो अमेरिका का अलास्का है, एंड सेकेंड वन दैट इज द कनाडा, एंड द थर्ड वन दैट इज द ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का सबसे इंटरेस्टिंग डाटा क्या है वो समझिएगा। ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में आर्कटिक महासागर में बसा हुआ एक आइलैंड है। तो आइलैंड में बातें करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड। कहाँ है भाई? कौन से सागर में है? आर्कटिक ओशियन में है, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर में अवस्थित है ग्रीनलैंड आइलैंड। ये हो गया भाई। और कितने प्रमुख, और ये जो ग्रीनलैंड है ना, इंटरेस्टिंग डाटा इसका क्या है, फिजिकली जो है यह उत्तरी अमेरिका का भाग है, परंतु पॉलिटिकली जो है इस पे डेनमार्क का अधिकार है। यानी जो ग्रीनलैंड है उसके ऊपर राजनीतिक अधिकार किनका है? वो राजनीतिक अधिकार मिलेगा डेनमार्क का। यानी डेनमार्क कहाँ का देश है? डेनमार्क देश है आपका यूरोपियन कंट्री का। अब यहाँ से सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप गूगल करें एंड ट्रेस करें और बताएं कि द कैपिटल ऑफ डेनमार्क क्या है? डेनमार्क का कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा चर्चा में रहता है, दैट्स व्हाई यू नीड टू आंसर। आप आंसर जरूर करें। नाउ द नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब देखो जी, और कुछ खास डाटा है। वो डाटा क्या है? यहां से सवाल क्या करता है, सबसे खास बात, उत्तरी अमेरिका में कुल देशों का जो संख्या है ना वो लगभग 29 है। कितना देश है? 29, 29 देश है। और क्या इंटरेस्टिंग डाटा है, इस 29 देश में से 3/4 ऑफ द टोटल लैंड यानी कुल भूमि का 3/4 हिस्सा जो है मात्र 2 देशों के पास है। द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है कनाडा, और विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश जो है यूएसए। यानी इन 2 देशों के पास इस महादेश का 3/4 भूमि अवस्थित है। समझ रहे हैं? 3/4 भूमि जो है वो पूरे आपका उत्तरी अमेरिका का मात्र 2 देश के पास है। यानी 75% भूमि जो उत्तरी अमेरिका का है वो 2 ही देश के पास है। वो कौन है? कनाडा और यूएसए। तो कनाडा का राजधानी ओटावा, यूएसए का राजधानी क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। तो भाई एक खास बात, अब ये लोग दोनों देश जो है ना, एक कल्चरली जो है दोनों बिल्कुल लगभग सेम कंट्री है। ये लोग में काफी शांति है। ये लोग दोनों में लड़ाई झगड़ा जैसे भारत पाकिस्तान का होता है उस तरीके से नहीं होता है कि कुछ भी हो तो आदमी धमकी दे देगा, राष्ट्रपति साहब आकर के स्लोगन दे देंगे कि ज्यादा बोलिएगा तो परमाणु बम जो है हमारे पास है गिरा देंगे।
ये बहुत शांति जो है वाला क्षेत्र है, ये लोग बहुत पीसफुल रहते हैं क्योंकि दोनों कल्चरली सेम कंट्री है, दोनों यहाँ जो है लगभग एक जैसे कम्युनिटी के लोग रहते हैं इसकी वजह से। तो खास बात क्या है, इसी के वजह से यहाँ पास यूएसए और कनाडा के जो नागरिक हैं या फिर यूएसए और कनाडा को मिला दिया जाए तो इन्हें एक देश के नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं एंग्लो इंडियन, सॉरी एंग्लो अमेरिकन। एंग्लो अमेरिकन किसको कहेंगे, एंग्लो अमेरिकन कहा जाता है कनाडा और यूएसए को। कनाडा और यूएसए को मिला दीजिए तो कौन सा देश बनेगा, एंग्लो अमेरिकन बन जाएगा। दूसरा डाटा क्या आता है, दूसरा डाटा आता है मध्य अमेरिका। अमेरिका को आप पहला हो गया कनाडा और यूएसए, इसको क्या कहेंगे, एंग्लो अमेरिकन। दूसरा डाटा क्या होगा, तो दूसरा प्रमुख डाटा में आपका क्या आ जाएगा कि मैक्सिको से लेकर के दक्षिण अमेरिका के बीच वाला जो देश है, मैक्सिको से दक्षिण अमेरिका के बीच में जो देश है उन देशों को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मध्य अमेरिका। किनके बीच में है, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के बीच वाले देश को क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं मध्य अमेरिका, मिडल अमेरिका। और क्या डाटा है, खूबसूरत सा डाटा समझिएगा। सबसे उत्तर में आपको मिलेगा कनाडा, कनाडा के बीच में मिलेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसके नीचे मिलेगा मैक्सिको सिटी, यानी मैक्सिको का राजधानी मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको के दक्षिण में जो मिलेगा, ठीक है, मैक्सिको के जो दक्षिण में मिलेगा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा, वो मिलेगा आपको मैक्सिको का खाड़ी। ठीक है, तो मैक्सिको का खाड़ी को हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैक्सिको के खाड़ी के दक्षिण में एक सागर है जिसे कहते हैं कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर में बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड पाए जाते हैं। तो जितने भी कैरिबियन सागर में आइलैंड पाए जाते हैं ना, इसका सबसे खास बात क्या है, ये सभी लोग मिल करके एक क्रिकेट बोर्ड का निर्माण करते हैं जो अक्सर हम लोग सुनते हैं वेस्ट इंडीज। इट्स नॉट अ सिंगल कंट्री, ये कोई सिंगल कंट्री नहीं है, ये कई देशों का समूह है। सभी देश आपस में मिल करके अपना एक बोर्ड बनाए हैं जिनको कैरिबियन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है और इसी को कहते हैं वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज जो है वो कौन से सागर के हैं, वो कैरिबियन सागर के। कैरिबियन सागर में छोटे छोटे आइलैंड मिलकर के बने हैं। ये कौन से हैं भाई, क्यूबा है, हैती है, या फिर जमैका है, ग्रेनाडा है, या फिर प्यूर्टो रिको है, बरमूडा है। ये सभी ये देश कहाँ मिलेगा, कैरिबियन सागर में। अब कैरिबियन सागर वाले देशों को क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज कंट्री कहते हैं। अब और खास बात, कैरिबियन सागर का सबसे बड़ा आइलैंड कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा क्यूबा। क्यूबा का राजधानी हवाना, और क्यूबा को कहते हैं शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का चीनी का कटोरा। किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट और खास बातें, और प्रमुख खास बातों में समझिए, हम लोग एंग्लो अमेरिका समझे, हम लोग मिडल अमेरिका समझे, हम लोग कैरिबियन कंट्री समझे, और अब समझिए लैटिन अमेरिकन। लैटिन अमेरिकन किसको कहते हैं, तो लैटिन अमेरिकन याद रखिएगा कहा जाता है मैक्सिको को, मिडल अमेरिका को, कैरिबियन कंट्री को और साउथ अमेरिका को। कौन कौन सा, मिडल अमेरिका कहते हैं, मतलब सॉरी लैटिन अमेरिकन में कौन कौन से देश आते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, मैक्सिको, मिडल अमेरिकन एंड कैरेबियाई कंट्रीज। ये सभी मिलकर के कौन सा देश का निर्माण करेंगे, ये सभी मिलकर के लैटिन अमेरिकन का निर्माण करेंगे। सभी देश जो है वो कैसे देश है, लैटिन अमेरिकन देश है। क्यों, क्योंकि प्राचीन समय में जो रोम साम्राज्य था, रोम साम्राज्य का जो भाषा था, लैंग्वेज था ना, वो लगभग यहाँ बोला जाता है। यहाँ पोर्चुगल आपको बोला जाएगा। पुर्तगाल कहाँ है, पुर्तगाल तो यूरोप में है, लेकिन पोर्चुगल वगैरह जो है, पोर्चुगल का जो लैंग्वेज है वो यहाँ भी बोला जाएगा। कहाँ, आपको ब्राजील में बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, कोलंबिया में बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। इसलिए इन सभी देशों को बोलते हैं लैटिन अमेरिकन। लैटिन अमेरिकन में कौन कौन सी जगह आएगा वो समझ लें, मैक्सिको आएगा, मिडल अमेरिका आएगा, कैरेबियाई कंट्रीज आएगा एंड साउथ अमेरिका आएगा। ये सभी लैटिन अमेरिका कहलाएगा। अब देखो और खास बात क्या, उत्तरी अमेरिका जो है कुछ महादेशों से अलग होता है जी, ठीक है, उत्तरी। लेकिन उससे पहले अब इसके चारों तरफ क्या है वो जान जाइए। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में देखोगे आर्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अमेरिका के आप जो है पश्चिम में देखोगे तो प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर में, पूर्व में मिलेगा अटलांटिक महासागर, पश्चिम में मिलेगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पश्चिम में, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर मिलेगा। क्लियर, ये महासागरों से घिरा पड़ा। दक्षिण में जो है वो प्रशांत महासागर है और दक्षिण अमेरिका है, मूल रूप से दक्षिण अमेरिका है। अब देखिए यहां से और क्या सीखेंगे कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है एक देश से। उत्तर अमेरिका
एक देश से जुड़ा हुआ है दक्षिण अमेरिका से, वो कौन सा देश? पनामा। पनामा का राजधानी पनामा सिटी। तो पनामा से जुड़ा हुआ है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से। क्लियर? और खास बात, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से अलग होता है किससे? एक नहर से। बिल्कुल सेम नहर जो आप सोच रहे हैं, पनामा नहर। तो पनामा नहर दो सागरों को जोड़ता है, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से। याद रखिए, सवाल करेगा पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर जो है वो कैरिबियन सागर को जोड़ता है। किससे? पनामा नहर कैरिबियन सागर को जोड़ता है, प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है। ये हो गया भाई इसके चारों तरफ का कुछ कहानी। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट डाटा है। अब कुछ खास बातें और कर लें तो देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन होगा? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मैक्सिको। और तीनों का राजधानी आप इजिली याद रख सकते हैं, कनाडा का ओटावा, वाशिंगटन डीसी और मैक्सिको सिटी। अब देखो भाई, कनाडा और यूएसए के बीच में जो सीमा रेखा है ना, एक कहा जाता है या फिर है विश्व का सबसे लंबा सीमा रेखा। विश्व का सबसे लंबा सीमा रेखा कौन से महादेश में? विश्व का सबसे लंबा सीमा रेखा है कनाडा और यूएसए के बीच में। और इसके बीच में इतना आपका कुछ कुछ ऐसे है ना जो झीलों को घोषित कर दिया कि झील हमारे और आपके बीच में सीमा रेखा। तो यहाँ सबसे बड़ा खासियत यहाँ झील है जिसे कहते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के महान झीलें। तो विश्व के महान झीलों में याद रखिएगा 5 झील आता है। 5 झील संबंधित है विश्व के महान झीलों से। ये विश्व के 5 महान झीलें कौन से हैं? इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं आप आसानी से, जिसे हम कह सकते हैं होम्स, HOMES, होम्स। अब देखो जी, एक से क्या हो जाएगा? ह्यूरन झील। ओ से क्या हो जाएगा? ओंटेरियो झील। एम से क्या हो जाएगा? मिशिगन झील। ई से क्या हो जाएगा? ईरी झील। और एस से क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। बड़े आसानी से जानते होंगे सुपीरियर। विश्व का सर्वाधिक मीठे पानी का झील कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा? सुपीरियर है ना, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। तो एक आंसर करें आप फिर से, विश्व का सबसे बड़ा झील और सबसे खारा झील कौन है? विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? टाइप करिए आंसर, कमेंट करें और जरूर करें। कमेंट करेंगे, आप नहीं आता है तो एटलीस्ट आप गूगल ट्रेस करो, लेकिन आंसर जरूर करो। एटलीस्ट वो आंसर आपके जेहन में रहेगा, आप एक बार देखोगे उसे, जानोगे, बिल्कुल अननोन नहीं रहोगे। तो आंसर करिए कि भाई सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? और हम आपको बता रहे हैं ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। महान झीलें कौन कितना होता है? 5। कैसे क्लू याद रखेंगे? होम्स, H फॉर ह्यूरन, O फॉर ओंटेरियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर ईरी, S फॉर सुपीरियर झील। और खास बात, ये 5 झील अमेरिका और कनाडा के सीमा रेखा पर, 5 नहीं कह सकते हैं, एक झील इस 5 में से है जो कंप्लीटली यूएसए में है। ये झील कौन सा हो जाएगा? इसे कहते हैं मिशिगन झील। मिशिगन झील कंप्लीटली आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। रेस्ट 4 झील जो है कनाडा और यूएसए के सीमा पर है। और सीमा का बात कर रहे हैं तभी बताया कि यहाँ का सीमा रेखा जो है वो दुनिया का सबसे लंबा सीमा रेखा है। और इस सीमा रेखा को कहते हैं 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर यानी 49th पैरेलल लाइन। क्या है भाई? यह एक अक्षांश रेखा है जो 49 डिग्री समानांतर रेखा यहाँ से गुजरा, उसी को अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा मान लिया चुपचाप। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनके बारे में। अब देखिए ये झील के बारे में चर्चा की। अब देखिए यहाँ पास कुछ पर्वतमालाएं हैं, जैसे कि ब्रुक्स पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में जो है वो मिलेगा आपको कौन सा पर्वतमाला? ब्रुक्स पर्वतमाला। और अलास्का में मिलेगा आपको अलास्का पर्वतमाला। ठीक है, अलास्का में मिलेगा आपको अलास्का पर्वतमाला। और अलास्का पर्वतमाला का सबसे खास बात क्या है कि अलास्का पर्वतमाला का जो सर्वोच्च चोटी है वो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी है। तो अलास्का पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी कौन सा? माउंट मैकिनले। क्या है भाई? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी है। कौन से पर्वतमाला में है? अलास्का पर्वतमाला में है। अलास्का पर्वतमाला के दक्षिण में जब आओगे तो एक लंबा पर्वतमाला मिलेगा जो उत्तरी अमेरिका से लेकर के कहा जाता है पनामा देश तक फैला हुआ है। और इसी का विस्तार कहा जाता है कि दक्षिण में दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ है। तो ये है रॉकी पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा जो पर्वतमाला है उसे हम लोग कहते हैं कौन सा पर्वतमाला? रॉकी पर्वतमाला। और रॉकी पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ द रॉकी, कौन सा हो जाएगा? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, ELBART, माउंट एल्बर्ट।
माउंट एल्बर्ट किसका सर्वोच्च चोटी हो जाएगा? रॉकी पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। ठीक है, और क्या मिलेगा जी? यहाँ आपका जो है ये सब मिलेगा, सियरा नेवाडा वगैरह यहाँ पर्वतमालाएं मिलेंगी। अब इसके साथ साथ और कुछ खास बातें करें तो देखिए यहाँ आपको क्या है, तो अगर यहाँ नदियों का अगर बातें करें तो यहाँ की सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है, तो उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी को हम लोग कहते हैं मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जो है ये आपका ग्रेट लेक से ही निकलती है और ग्रेट लेक से निकलते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के अपने जल को प्रवाहित करती है। तो यहाँ का जो सबसे लंबा नदी है, यानी उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा नदी कौन सा? उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा नदी है, इसे हम कहते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है, ग्रेट लेक्स से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के अपने जल को अपवाहित करती है। नाउ द नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद और क्या खास बात है। तो अब यहाँ से जो है आपका जो है नदी का हम इसका बात किए, झील का हम बात किए, तो ये प्रमुख डाटा जो है ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका से संबंधित ये आपका झील हो। अब देखिए यहाँ से ये जो झील है इसमें नहर उहर भी है, जैसे एक झील का नहर आप समझ सकते हैं सू नहर। तो सू नहर जो है वो किसको किसको जोड़ता है? तो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। कौन सा नहर? ये सू नहर। तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका का कुछ प्रमुख डाटा है जो हम इस वीडियो में आपके लिए अवेलेबल किए। ठीक है, बहुत सारा डाटा है, वीडियो बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन इस वीडियो को बस छोटा रखते हैं और हम प्रयास करेंगे कि हर वीडियो का एक और वीडियो बना करके कुछ और एक्स्ट्रा डाटा आप लोगों के लिए अवेलेबल कर सकें तो वो कर देंगे। लेकिन आज के वीडियो को बस इतना तक ही रहने देते हैं और यहीं पास स्थगित करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपको अच्छा लगा, तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और फीडबैक देना ना भूलें। आप इसको फीडबैक दें ताकि हमें पता चले कि आपको अच्छा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि हम इनकरेज हों, आप लोगों के लिए और खूबसूरत वीडियो बना पाने के लिए हम सक्षम हों। ठीक है, तो इसी के साथ सभी दोस्त बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।